नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर इस समय नोटबंदी को लेकर 5 जजों की बेंच अपना फैसला कुछ ही देर में सुनाने वाली है। तो कुछ ही देर में नोटबंदी को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थीं, उस पर फैसला आ जाएगा। 5 जजों की बेंच बैठ चुकी है और हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में जज साहब जो हैं वो फैसला पढ़ना भी शुरू कर देंगे। कई सारी याचिकाएं जो हैं वो नोटबंदी को लेकर लगाई गई थीं। तो ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नोटबंदी की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है कुछ ही देर में। 5 जजों की बेंच जो है वो फैसला सुनाने के लिए बैठ चुकी है। ये तस्वीर हम आपको, तो चलिए बड़ी खबर इसमें आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जो 58 याचिकाएं लगाई गई थी उन सभी को खारिज कर दिया है। 5 जजों की बेंच की तरफ से यह फैसला आ चुका है। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने को लेकर जो अनाउंस किया था, उस पर कई सारी याचिकाएं लगाई गई थीं। और अब उन याचिकाओं से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के संबंध में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ इस मामले पर फैसला अपना दे रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि न्यायमूर्ति नजीर, न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति नागरत्ना, 5 न्यायाधीशों की पीठ के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में आपको बता दूं। ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है। 2016 की जो नोटबंदी का फैसला था उसे वैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने साल 2000 में 1000 और 500 रुपए के करेंसी को चलन से बाहर किया था और इसी को लेकर के कई सारी याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। अब नोटबंदी को लेकर फैसला आ चुका है। सभी 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता दें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुना दिया है कि नोटबंदी का जो फैसला था वो वैध था। तो साल 2016 याद होगा जब 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया और देश के सामने अपनी बात रखी थी
उसके बाद कई सारी याचिकाएं जो हैं वैधानिकता को लेकर कि जो ये फैसला लिया गया है वो वैध है या अवैध है, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था और आज 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ है उसने अपना फैसला दे दिया है और इसमें जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, सभी 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को क्लीन चिट मिल गई है, यानी सरकार ने जो फैसला लिया था वो वैध था, ये अब क्लियर हो गया है। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दे दिया है। और देखिए, सरकार की तरफ से ये बातें भी कही गई थी कि आरबीआई की सलाह पर ही नोटबंदी की गई थी। तस्वीर हम आपको सुप्रीम कोर्ट की दिखा रहे हैं जहां पे 5 जजों की बेंच इस समय फैसला अपना पढ़ रही है और आपको बता दें कि फैसला जो है वो आ चुका है। 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया है और इसमें अपडेट जैसे जैसे आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जानकारी अभी निकल करके सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का जो फैसला था सरकार का वो वैध था। वैधानिकता को चुनौती दी गई थी कि ये फैसला वैध है या अवैध है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि यह फैसला वैध था। मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना इसमें शामिल थे। तो देखिए, याचिका जो लगाई गई थी उसमें दलील बहुत सारी दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि करेंसी रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब तो यह क्लियर हो गया कि नोटबंदी का फैसला वैध था। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, साफ तौर पे है कि जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि देखिए कि सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार के किसी भी बड़े फैसले में, खास तौर पे इससे बड़ा फैसला तो मुझे लगता है कि ये 10-8 सालों की जो केंद्र सरकार है इससे बड़ा फैसला कोई नहीं था, क्योंकि नोटबंदी अपने आप में एक ऐसा फैसला था जो केंद्र सरकार के लिए कहने के लिए तुरुप का इक्का था, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इसकी बहुत तैयारियां की पहले हमने, उसके बाद ही हमने ये फैसला किया कि हमको नोटबंदी करनी है। और खास तौर पर उसको बाद में नोट बदली का भी नाम दिया गया, क्योंकि पूरे नोट नहीं बल्कि 1000 और 500 के नोट सिर्फ बंद किए गए थे जो बड़े नोट थे। बाद में उसको फिर सरकार अपने तरीके से संशोधन किया और 2000 का नोट लेके आई और तमाम तरह की प्रक्रियाएं चलती रही। लेकिन जहां सवाल उस एप्लीकेशन का है, जहां सवाल उस मसले का है जिस पर आज चर्चा हो रही थी, जहां साफ तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि जो फैसला लिया गया था केंद्र की तरफ से वो बेहद जरूरी था। और खास तौर पे उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं, जो खास तौर पे केंद्र सरकार ने जो अपनी बातें रखी हैं, उससे वो संतुष्ट नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि जिस पर सरकार को घेरने की उम्मीदें विपक्ष लगा रखा था, खास तौर पर विपक्ष की तरफ से जो तैयारियां थी कि अगर आज केंद्र सरकार ने कहीं भी थोड़ा भी अगर इन पर सवाल खड़े किए तो उस सवालों के जवाब के लिए पहले से विपक्षी दल तमाम तरह की तैयारियां करके बैठे हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि 1 बजे, दोपहर के 1 बजे कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी के एलओपी जो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों लोग ज्वाइंट पीसी कर सकते हैं, या हो सकता है कि जयराम रमेश के साथ केसी वेणुगोपाल पीसी करेंगे। मतलब ये साफ है कि इस पर केंद्र सरकार से जवाब जरूर मांगेगी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम दल। लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उससे कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार को बहुत बहुत और बहुत राहत हुई है। और साफ तौर पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है, 5 जजों की बेंच ने ये साफ तौर पे कहा है करेंसी बंद करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मतलब साफ है कि जो 1000 और 500 के नोट के बदले जाने की बात की जा रही थी वो सबसे बड़ी बात थी। और वो कहीं ना कहीं से ये तो बड़े नोटों जो फैसला लिया गया, चुनौती तो उसे ही दी गई थी। हाँ, उसके एग्जीक्यूशन में जो खामियां हो सकती हैं वो दूसरा पहलू है, लेकिन कम से कम वो फैसला जो था उसमें अब कोई इफ बट की बात नहीं है। और खास करके अब आगे क्या, आसिफ जी, ये भी जरा सा समझना चाहिए, क्योंकि 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया है
5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है, तो अब ज्यादा ऑप्शंस भी विरोधियों के पास नहीं बचते हैं। जिन्होंने याचिका लगाए थे उनके पास भी अब ऑप्शन बहुत कम ही हैं। बिल्कुल एकदम आप साफ कह रहे हैं, क्योंकि अभिषेक एक बात और समझिए कि अगर अगर ये लगता विपक्षी जिन लोगों ने ये याचिका दी है और उनको ये उम्मीद होती कि उनके तरीके से या उनके मन माफी फैसला आना है, तो अभी तक हंगामा हो चुका होता और आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस पर तैयारियां हो रही होती, इस पर तमाम तरह के बयान आ गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं से जो जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उनको भी ये मालूम था कि फैसला किस तरीके का आना है, कैसे आना है। लॉजिकल साफ तौर पे है कि वो जिस तरीके की सरकार ने दलील रखी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो उन्होंने क्यों नोटबंदी की, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सहमति नजर आई। वरना आप देखिए अगर 5 जज अगर एक साथ बैठते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 3 जज सपोर्ट होते हैं तो 2 जज कहीं ना कहीं से उनको मन माफी उनको जवाब नहीं लगता है। लेकिन ये पहली बार है और खास तौर पे कह सकते हैं कि बड़े फैसले में साफ तौर पे कहा है कि जो फैसला आया है उस फैसले मतलब जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया था वो कहीं ना कहीं से फैसला सही है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे नोटबंदी को लेकर सरकार को क्लीन चिट दे दी है, तो ये क्लीन चिट कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात कह सकते हैं आप। ठीक है आशिफ जी, आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से आपके पास आता हूं। सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, आपके पास क्या जानकारी इस मामले को लेकर के, क्योंकि आसिफ जी जैसा बता रहे थे कि अमूमन हमने देखा है कि इतने बड़े फैसले जब होते हैं, इतनी बड़ी चीजों पे जब फैसले आते हैं तो कई बार हमने देखा है स्प्लिट डिसीजन होता है, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि 5 के 5 जज जो हैं वो ये एक साथ एक डिसीजन, इसे किस तरीके से अब देखा जाए? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर इसके ऊपर जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें क्लॉजेस क्या थे। रिजर्व बैंक के जो क्लॉज है 26.2 वो ये बताता है कि आप इमीडिएटली किसी करेंसी को बंद नहीं कर सकते। क्या ये सरकार के हाथ में है कि इमीडिएटली प्रधानमंत्री आए, हेड ऑफ द स्टेट आए और वो अनाउंसमेंट करें, किसी को भरोसे में ना ले? ये विपक्षी दलों ने आरोप लगाए थे, किसी को भरोसे में ना ले और अचानक से 500 और 1000 के नोट को बंद कर दे। तो 26.2 क्लॉज ये याचिकाकर्ताओं ने क्लॉज दिया था कि सरकार के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो अचानक से आके किसी करेंसी को बंद कर दे। अब सरकार का ये कहना था, जो उन्होंने हलफनामा डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया था कि नोटबंदी की जानी चाहिए 2016 8 नवंबर का वो दिन, उस दिन उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकर्स का जिसे बैंक कहा जाता है, उससे विचार विमर्श किया गया था, उनसे बातचीत की गई थी। सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि इसका जो सबसे बड़ा जो मोटिव था सरकार का, वो था ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का, फर्जी नोटों पर अंकुश लगाने का, जो फेक करेंसी भारत में घूम रही थी। जैसा कि हमें पता है कि नेपाल के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू 500 के जो फेक करेंसी थी वो भारत में आती थी, 1000 के जो नोट की जो फेक करेंसी थी वो भारत में आती थी। और भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहना था कि इतनी ज्यादा फेक करेंसी जिसे कह सकते हैं वो इंडियन मार्केट में थी, इंडियन इकोनॉमी में थी, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो रही थी। और उस पे अंकुश लगाने के लिए यह डिसीजन जरूरी था कि सारी की सारी करेंसी के जो नोट्स हैं उनको बदल दिया जाए, यानी कि कलर अगर हम बात करें या उसके फैब्रिक की बात करें उसको बदल दें। और जो सबसे ज्यादा प्रचलन में जो नोट थे फेक करेंसी में वो 500 के और 1000 के नोट थे। तो सरकार का साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह कहना था कि हमने इन्हें बंद करना हमारे लिए जरूरी हो गया था, कंपलसरी हो गया था। ब्लैक मनी का इशू था, फेक करेंसी का इशू था और इसलिए राष्ट्रहित में ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। साथ ही साथ सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि बंद कैबिनेट में डिसीजन लिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसके बारे में विचार विमर्श किया गया था। तो जो जजेस थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के, वो इससे बिल्कुल क्लियर थे। इसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, तो जहां तक जानकारी है क्लॉज 26.2 जो है वो ये कहता है कि आप किसी सीरीज को आप भले ही बंद कर सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी करेंसी को आप बंद नहीं कर सकते हैं। बात चर्चा की थी कि हमने चर्चा की है, अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो सब, जब जो अधिकार क्षेत्र जिनका है वो अगर चर्चा कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। तो सरकार ने तो यही कहा था कि हम तैयार थे, हमने सारी चीजें बात की हैं। यानी जिन्होंने याचिका दायर की थी, क्या वो भी जानते थे कि ये महज आगे जाकर के होना यही है जो आज हुआ है? वो भी यही जानते थे। उनके पास ज्यादा विकल्प भी हम नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 26.2 क्लॉज, इसके अलावा कुछ नहीं याचिका में वो दिख रहा है। रवीश जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये क्लॉज को लेकर ही उन्होंने ये सारे के सारा जो मुकदमा था वो आगे चला था। इनफैक्ट बहुत ज्यादा साल लग गए इसको आगे बढ़ते बढ़ते, जब से ये याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो रही थी, बट फाइनली आज इसका वर्डिक्ट आ गया। और एक्सपेक्टेड लाइंस में था ये अभिषेक, जो भी हम कानूनविदों से बात कर रहे थे, एक्सपेक्टेड लाइंस में था कि यही डिसीजन आने वाला है। सरकार की मंशा साफ थी, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप देखें सरकार की मंशा साफ थी। वो जो करना चाह रहे थे ब्लैक मनी पर यानी कि काले धन पर अंकुश लगाना, जो कि फेक करेंसी प्रिविलेंट हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन
इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर रही थी, उस पर अंकुश लगाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए 500 एंड 1000 के नोट्स को बंद किया गया, करेंसी को चेंज किया गया और 2000 का नोट वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी दलीलें थी सरकार की तरफ से, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बिल्कुल ठीक है। रवीश आते हैं आपके पास फिर से। आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, एक चीज अब आपसे यही चीज मैं भी समझना चाहूंगा कि जिन्होंने याचिका लगाई थी उनके पास एक ही यही क्लॉज 26(2) को लेकर के जो था वो सारी चीजें थी, तो क्या वो भी ये जान करके चल रहे थे कि फैसला आना तो यही है जो आज फैसला आया है, क्योंकि विकल्प तो ज्यादा कुछ थे नहीं। सरकार ने ये क्लियर कर दिया था कि हमने तैयारी तो पूरी की है। एक बात हम सबको समझनी होगी कि केंद्र सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसकी वो तैयारी के बिना उतनी बड़ी डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि साफ तौर पे है कि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि केंद्र सरकार ने आनन फानन में कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये आनन फानन में नहीं, बल्कि ये पूरी तैयारी थी। बल्कि सबसे बड़ी चीज ये रही कि प्रधानमंत्री ने गोपनीयता बरती थी इस तमाम चीजों पर। आपको याद होगा कि जब उसके बाद कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से हमने बात की थी, उसमें साफ तौर पर केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि ये बात हमें कानो कान भनक तक नहीं लगने दिया। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने जो चीजें दलील में दी है, पेश की हैं, और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उस पूरे मसले को मॉनिटर किया है, उसको साफ तौर पे कि गोपनीयता बरती गई थी। गोपनीयता इसलिए बरती गई क्योंकि अगर आप ये समझ लीजिए कि कोई इतने बड़े फैसले लेने जा रहा हो और उसकी जानकारी अगर तमाम मंत्रियों तक, तमाम उनके लोगों तक पहुंच जाए, तो फिर तो वो चीजें चेंज हो जाती जी। सबसे बड़ी बात है सरकार यही कह रही थी ना, क्योंकि ब्लैक मनी को रोकना है, और ब्लैक मनी को रोकना है तो पहले ये पता करना चाहिए कि आखिर वो चीजें कहां से आ रही हैं, कैसे एक्टिवेट हो रही हैं, किस तरीके से है। क्योंकि अचानक ये फैसला नहीं, आरबीआई को गुड लाइन में लिया गया, उसको गुड फेथ में लिया गया, और गुड फेथ में लेने के बाद आरबीआई ही, क्योंकि तमाम चीजें तय करने वाली आरबीआई थी। हाँ, ये अलग बात है कि विपक्षी दलों को उन्होंने नहीं इससे साधा न उन्होंने बात की। जो सवाल अभी रवीश जो क्लॉज के बात कर रहे थे, वो साफ तौर पे है कि उन्होंने ये कहा कि इसमें सबकी सहमति जरूर थी, जबकि साफ तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय से या ये कह ले कि अगर सरकार की तरफ से दलील ये दी गई थी कि इसकी गोपनीयता भंग ना हो, इसका हमने बहुत ख्याल रखा, और जिसको जानकारी देनी थी, खास तौर पे उनका एक ही मसला है, बार बार एक ही बात को वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमने ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये सबसे बड़ा निर्णय लिया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है कि सरकार की मंशा पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। ब्लैक मनी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कवायदें थी, जो कहीं ना कहीं से नजर आती है कि वो अपनी कोशिशों कवायदों को अपनी अमली जामा पहनाते नजर आए थे। ठीक है आशिफ जी, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने तमाम चीजें बताई। और देखिए, कुछ चीजें भी हम आपको बता रहे हैं कि इस फैसले के मायने हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या। अब सरकार को क्लीन चिट इस मामले में मिल गई है। नोटबंदी को लेकर के सरकार को जब जब घेरा गया है, वहां अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के हाथ से, अगर राजनीतिक पहलू भी इसका देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद यहां से खिसकता हुआ दिखेगा। 58 याचिकाएं थी और सभी को खारिज कर दिया गया है। नोटबंदी पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, सरकार के इस फैसले पर जो सवाल लगातार उठा रहा था, वो हाथ से एक मुद्दा राजनीतिक पहलू भी अगर इसका हम देखें तो वो छिटक सा गया है, ऐसा अब लग रहा है। रवीश हमारे साथ बने हुए हैं। रवीश, अगर मैं यही राजनीतिक पहलू भी इसका हम समझें तो नोटबंदी को लेकर के कई बार सरकार से जब सवाल पूछा जाता था कि आपने किया क्या, अगर नोटबंदी किया तो इसका असर क्या हुआ, वो तो बताइए। वहां शायद कई बार जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो झिझक जाते थे क्योंकि उनके पास ज्यादा कहने को कुछ होता नहीं था। विपक्ष बहुत पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता था। अब ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा हो सकता है थोड़ा सा छिटक गया विपक्ष के हाथ से। मुद्दा तो काफी पुराना हो गया अभिषेक, लेकिन जब नोटबंदी हुई थी उस समय बड़े मुद्दे उठाए थे। राहुल गांधी की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नरेंद्र मोदी अरुण जेटली से मिले, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर क्योंकि वही हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और दो लोगों ने बंद कमरे में डिसीजन ले लिया कि नोटबंदी करनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री आ गए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और बोल दिया कि भैया आपसे जो है 500, 1000 के नोट को हम बंद कर रहे हैं, नया नोट इंट्रोड्यूस होगा। बहुत सारी बातें उस समय विपक्षी दलों की तरफ से बोली गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई थी, जो कि बातें हमें आज भी याद है। बिल्कुल, अगर बात की जाए जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, हमने लंबी लंबी कतारें देखी। सबसे बड़ी बात चीज ये थी, इसमें एक बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट ये था कि बहुत सारी जो एटीएम की मशीन्स थी वो कैलिब्रेटेड नहीं थी। मतलब आपने नए नोट बाद में इंट्रोड्यूस किए, वेट का एक नोट का एक वजन होता है, आप करेंसी चेंज कर रहे हैं, नए प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, उसको क्या वो करेगी। तो बहुत सारे हम एटीएम में देखते थे लंबी लंबी कतारें थी और इसीलिए विपक्ष आरोप लगाता था सरकार के ऊपर कि आपने पूरी जनता को, देश की जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया। फिर सरकार एक नई चीज लेकर आई, वो थी डिजिटल करेंसी। सरकार ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिजिटल पेमेंट करिए। अब उसमें
पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भीम यूपीआई ऐप भी लेकर आई सरकार, जो कि सरकार का ऐप था वो लेकर आई। तो तमाम तरीके की चीजें थी, और फिर एक नारा दिया कि डिजिटल इंडिया का। तो बोला कि लंबी लाइनों में खड़े मत होइए, एटीएम में जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल इंडिया के थ्रू आइए और डिजिटल पेमेंट करिए। तो सरकार ने जरूर मोल्ड किया वहां पे बहुत सारी चीजों को, लेकिन जहां तक अब अगर हम 2022 की बात करें, मुझे लगता है कि 2016 काफी पीछे छूट गया। हाँ, ये मुद्दा जरूर कोर्ट में चल रहा था, लेकिन आम जनमानस की बात करें, आपके और हमारे की बात करें, तो शायद वो चीज 1-2 साल के बाद खत्म हो गई थी। और रवीश, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने एक एक चीज बताई, खास करके क्लॉज का भी आपने जिक्र किया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शिव कुमार जी, हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सर, जो आज का फैसला रहा है, पहले उसके संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि जज साहब ने कहा क्या कुछ है, इस फैसले को किस तरीके से उन्होंने सुनाया है और क्या क्या चीजें रही हैं। देखिए, आज अभी पूरा फैसला तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट पढ़े, उनका ये मानना था कि जो है कोर्ट जो है कार्यपालिका की आर्थिक नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और उनका ये कहना था कि चूंकि ये सारी पॉलिसी 6 महीने पहले से ही प्लानिंग में थी, और जिसके कारण कोई कमियां अगर रहती हैं तो उसको नहीं देखा जाता। ओवरऑल जो है नोटबंदी की प्रक्रिया को उन्होंने सही माना है। उनका कहना था कि जो है उनका जो ऑब्जेक्टिव मेन थी, जो गवर्नमेंट की, सरकार की, वो सही थी। उनका पर्पस था कि जो 500-1000 के नोट जो बंद हुए, जी जी, उसके लिए जो आजकल ये था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी और आतंकवाद घटना, इस सारी चीजों को देखते हुए और उस चीज की ले लाया गया था। उद्देश्य इसका सही था, कुछ प्रॉब्लम अगर आई भी तो उससे कोई नहीं पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सही था। वहीं पे जस्टिस नागरत्ना ने इसका अपोज भी किया, मतलब उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि ये सरकार ने जो गलत प्रक्रिया अपनाई है, नोटबंदी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नोटबंदी जो है सफल नहीं रही। अच्छा, तो क्या फैसला अपना ये मानना था। 4-1 का फैसला है, ये 4-1 का फैसला आया हुआ है। 4 ने जो है सरकार के जो है आर्थिक नीति को सही बताया है, उन्होंने नोटबंदी को जायज बताया है। उनका मानना था कि नोटबंदी। शिव कुमार जी, एक सेकंड के लिए रोक रहे हैं आपको, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहे हैं। To demonetize the currency in 2016. Well, this is a decision of the highest court, and I think constitutionally speaking, legally speaking, it puts the lid on the subject. The judgment is important for different reasons. It had political implications, and I think it has constitutional implications. The petitions raised substantial questions of law. The court has now decided. It will not be possible for me or for anyone else to comment on the exact points of the judgment without reading the full judgment. But whatever is in the public domain, it is clear that the government's policy to demonetize has received the imprimatur of the highest court and has been legitimized and accepted constitutionally. But Supreme Court economic policy and cannot be reversed. That, of course, is the settled law that courts do not normally interfere with government's economic policy decisions. This is settled law, and therefore they have followed that principle. Yet the final validity of the judgment will be tested in time. There will be many articles which will come about the judgment in due course, but for the moment the matter rests there. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, डिमोनेटाइजेशन का जो फैसला था सरकार का, उसको उचित ठहराया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो यही है कि जो फैसला जो है वो आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, और जो साल 2016 में नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया है, उस फैसले को सही ठहराया गया है। शिव कुमार जी हमारे साथ थे। शिव कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जानकारी दी कि 4-1 का ये फैसला रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।